नमस्कार। आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। आज हम अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। टीवी 27 न्यूज़ की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराया और अपनी सरकार के कामकाज और भविष्य का रोड मैप पेश किया। लाल किले से उन्होंने जो बड़ी बातें कही, उनमें से उन्होंने मौजूदा सिविल कोड को कम्युनल बताते हुए सेकुलर सिविल कोड की वकालत की और महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों पर चिंता जाहिर करते हुए ये कहा कि रेपिस्ट को फांसी का डर होना चाहिए। पीएम ने पड़ोसी बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा पर चिंता जाहिर की और वहां कहा कि उम्मीद है कि वहां की सरकार पर्याप्त उपाय करेगी। पीएम ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के संकल्प पर काम हो रहा है और देश के 140 करोड़ नागरिकों की ऊर्जा इसमें लग रही है। इसके लिए उन्होंने राष्ट्र प्रथम का मंत्र दिया और अलग अलग सेक्टरों में रिफॉर्म पर जोर दिया। जिस तरह कुछ सालों में यूक्रेन और दूसरे देशों में उत्पात के दौरान भारतीय छात्र फंसे दिखे, उसे देखते हुए पीएम ने अगले 5 साल में मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए 75,000 नई सीटें जोड़ने का भरोसा दिया। उन्होंने इशारों में विपक्ष पर भी तंज कसा और कहा कि कुछ लोग भारत का भला नहीं देख सकते और निराशावादी माहौल बनाते रहते हैं। उन्होंने परिवारवाद से मुक्ति के लिए सभी पार्टियों से देश भर के 1 लाख युवाओं यानी फ्रेश ब्लड को राजनीति में लाने की भी अपील की। इसके अलावा पीएम की बड़ी बातों में 2036 में भारत में ओलंपिक की मेजबानी के लिए कोशिश करना और खेती में रिफॉर्म के साथ साथ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना शामिल है। पीएम ने आज के भाषण में भ्रष्टाचार के महिमा मंडन पर चिंता जताते हुए कहा कि वो इनके खिलाफ काम कर रहे हैं और इसके लिए अपनी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगाने के लिए तैयार है। पीएम ने बार बार होने वाले चुनावों की परंपरा खत्म करने की वकालत करते हुए वन नेशन वन इलेक्शन पर जोर दिया। इन सभी मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों का पैनल मौजूद रहेगा। हम उनसे बातचीत करेंगे और प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी कहा है उस पर उनकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। हमारे साथ उन खास मेहमानों में अजय जी हमारे साथ स्टूडियो से ही हमारे साथ रहेंगे। इसके अलावा आलोक पांडे जी हमारे साथ जुड़ेंगे, रजा रिजवी साहब जुड़ेंगे, शैलेंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ेंगे। ये सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं अजय जी से ही शुरुआत कर लेता हूं। अजय जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी बात कही है कि अभी तक देश में कम्युनल सिविल कोड था, भेदभाव करने वाला सिविल कोड था। इसको सेकुलर सिविल कोड की तरफ आगे ले जाना है। सेकुलर सिविल कोड की जरूरत बताया देश के लिए और ये भी कहा कि धर्म के नाम पर जो कानून धर्म के नाम पर बांटते हैं वो दूर किए जाने चाहिए। देखिए, जो नरेंद्र मोदी जी ने आज कहा है तो बड़े अच्छे ढंग से अपनी बात कह दी है। सबसे मेन चीज़ जो उन्होंने कह दी, धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता का आह्वान किया है। तो एक तो उनकी पार्टी के भी एजेंडे में था, मगर उन्होंने इस शब्द इतने अच्छे ढंग से और इतने अच्छे ढंग से समझा गए और उसमें कुछ चेंजिंग भी की है कि शायद इसका विरोध कम होगा और बहुत से लोग इस बात में तैयार होंगे। कई राजनीतिक दल जो विरोध भी करते थे वो भी शायद इसमें काफ़ी लोग तैयार हो जाएंगे। और उन्होंने जिस तरह से बात कही है उसमें बहुत दर्द झलका है कि एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता का आह्वान होना चाहिए। अब इसके लिए बाकायदे डिबेट होगी, विचार होगा और उस पर आगे चल के निश्चित तौर पे मोदी जी अमल करेंगे। आज मोदी जी की मेन खास ये बात रही कि उन्होंने 5 बातें जो मुख्य कह दी। एक तो धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता का, दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि विकसित भारत 2047 पर उन्होंने विशेष जोर दिया कि 2047 पे भारत विकसित होगा, उसके लिए हमको क्या करना है। मेडिकल के लिए भी उन्होंने बोला कि हम 75,000 नई सीटें लाएंगे। इसी उस पर अजय जी आपके पास आऊंगा। रजा रिजवी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजा रिजवी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रजा रिजवी साहब, कम्युनल आलोक पांडे जी के पास चलेंगे। आलोक पांडे जी, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा ब्रीफ करिए कि कम्युनल सिविल कोड क्या है, सेकुलर सिविल कोड क्या है। भारत में सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ की बात है। 2 तरह के लॉ होते हैं। क्रिमिनल लॉ में सबसे ज्यादा हिंदू किसी की हत्या करे, मुसलमान किसी की हत्या करे या सिख किसी की हत्या करे तो 300 तो एक ही लगेगा, दंड एक ही लगेगा। लेकिन सिविल लॉ में न्यायालय में जाने पर हिंदुओं के साथ
हिंदुत्व कोड बिल लाया गया, लेकिन मुसलमानों के लिए उनका शरिया लागू होता है और माइनॉरिटीज के लिए अलग अलग अपने सिविल लॉ लागू होते हैं। तो ये भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, विध के समक्ष सभी समान है और उसका समान संरक्षण होना चाहिए। तो ये मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि 1956 में कांग्रेस ने इस देश में धर्म के आधार पर एक सिविल लॉ को विभाजित कर दिया था कि हिंदुओं को तो आपके हजारों साल पुराने हमने नियम छीन लिए, लेकिन अगर आप मुसलमान हैं तो आपके 1000-1500 साल पुराने नियम ही लागू होंगे, न्यायालय में भी शरिया लागू। तो ये कैसा देश का संविधान है कि एक जगह आर्टिकल 14 कहता है कि सब बराबर है, लेकिन सिविल लॉ में सब बराबर नहीं है। किसी के हजारों साल पुराने नियम छीन लिए गए और किसी के 1000 साल पुराने 1500 साल पुराने नियम को बड़ी कठोरता से लागू किया गया। तो इस देश में धार्मिक खाई है, धार्मिक विभाजन है सिविल लॉ में। जी तो जी जी आलोक जी आपके पास आऊंगा, आपको अभी कंटिन्यू करूंगा। रजा रिजवी साहब से भी ये सवाल ले लेता हूं। रजा रिजवी साहब, आप बहुत सीनियर हैं, पुराने जर्नलिस्ट हैं, मुझे भी समझना होगा आपसे कि सेकुलर जर्नलिज्म, सेकुलर सिविल कोड क्या है और कम्युनल सिविल कोड क्या है? देखिए, ऐसा है कि आज जो है वो बहुत अच्छे तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कई चीजों पर रखा है। उन्होंने कहा कि देश में पहले जो है वो कम्युनल सिविल कोड था और अब सेकुलर सिविल कोड की आवश्यकता उन्होंने महसूस की है। तो कम्युनल, जाहिर सी बात है, कम्युनल वही चीजें हैं जो आपस में जो है वो दुराव पैदा करती हैं, मतलब मोहब्बत नहीं पैदा करती। तो वो उनको, प्रधानमंत्री को लगता है कि सिविल कोड इस तरीके का है कि जिससे सिविल के जो वाद हैं उसमें ज़्यादा लड़ाई झगड़े और ये होता है। अब सेकुलर होगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सेकुलर की तरफ काफ़ी तेज़ी से, मजबूती से आगे काम करने की कोशिश कर रही है। अब जैसा आज प्रधानमंत्री ने शुरू में ही कहा कि साहब ऐसा है कि असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए आज जो है हम जो है स्वतंत्रता सेनानियों के ही उनकी वजह से जो है आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि साहब जब हम 40 करोड़ थे तब हमने महासत्ता को हटा दिया था, अब हम 140 करोड़ हैं। उन्होंने प्राकृतिक आपदा से उन्होंने बताया कि परिवार और संपत्ति, कई संपत्ति खोई हुई थी, सरकार ने उस संकट घड़ी में उनके आम जनता के साथ खड़े रह करके जो है उनकी जो है वो संतानवा भी दिया, जो परिवार उनके लिए उनकी वो ये सम्मान उसको बरकरार रखने की कोशिश किया। दूसरा एक चीज पर ज्यादा उन्होंने जोर दिया कि देश में अब एक राष्ट्र एक चुनाव की जरूरत है। ये प्रधानमंत्री बहुत दिन से कह रहे हैं कि इसकी जरूरत है। उन्होंने कमेटी की रिपोर्ट भी तैयार कर ली, उन्होंने बताया कमेटी की रिपोर्ट भी तैयार है और सभी दलों को इसमें आगे आना चाहिए। ये एक बड़ा मसला है, छोटा मसला नहीं है आलोक जी, वन नेशन और वन इलेक्शन। जी रजा जी उस पर अभी आप आएंगे आपके पास, उस पर आपका रिएक्शन लेंगे, लेकिन ये मुद्दा, इस पर सबका छोटा छोटा रिएक्शन ले लूँ, फिर उस मुद्दे पर आपके पास आते हैं। शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, 10 साल बाद ये पता चल पाया कि अभी तक देश में कम्युनल सिविल कोड था, भेदभाव करने वाला सिविल कोड था। देखिए, सत्ता में आने से पहले ही इनको लग रहा है इस देश में जो अभी तक का जो भी काम हुआ है वो बहुत सही नहीं हुआ है, तो उसमें आमूल परिवर्तन होना चाहिए। इस तरह की इनकी शुरू से ही एक सोच और एक मांग रही है और उसी नजरिए से इनको ऐसा लगता है कि जिसको हम सिविल कोड कह रहे हैं उसमें थोड़ी सी और बैलेंस लाने की आवश्यकता है इनके नजरिए में। अब हम इसको दूसरे नजर से देखते हैं, मतलब बैकग्राउंड से। जिस समय देश आजाद हुआ उसके पहले जो आंदोलन आजादी के लिए था तो सबको जोड़ना था, सभी वर्गों को, हर तरह की विचारधारा वालों को, जो कट्टर विचार वाले थे, जो उदारवादी थे और जो बिना किसी खास विचारधारा की प्रतिबद्धता वाले भी थे। वो सभी को जोड़ने के चक्कर में बहुत सी बातें कहनी पड़ती। जो आदमी आंदोलन किया होगा या जो नेतृत्व करता है उसको पता है। आप स्वयं एक इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, आपको कितने चैलेंज के साथ में बहुतों को भरोसा देना होता है, बहुतों को छूट देनी होती है, कहीं नजरअंदाज करना पड़ता है, कहीं बहुत दृढ़ता पूर्वक बैठना पड़ता है। यही काम हमारे पूर्व के जो भी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लोग थे, जिन्होंने सत्ता को चलाया, वो लोगों ने यही व्यवस्था दी
अब इतना समय गुजर गया है तो वो माहौल नहीं है। अब देश को अच्छा गवर्नेंस चाहिए, आगे विकास करने के लिए एक सही माहौल चाहिए, और उसके लिए यदि चुनी हुई सरकार को ऐसा लगता है कि धर्म के आधार पर ये करने से हमारा देश 2047 में विकसित हो जाएगा तो करने देना चाहिए। जी बिल्कुल। शैलेश जी आपके पास आऊंगा। आलोक पांडे जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। आलोक पांडे जी, जब 303 थे तब सेकुलर सिविल कोड था, 240 पर आ गए तो कम्युनल सिविल कोड हो गया। क्या कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी इस विषय पर? देखिए, हर सरकार की प्रायोरिटी होती है। एक उदाहरण से बताता हूँ, मेरी माता जी की तबीयत खराब है, उनको कम से कम 7-8 मर्ज है, तो हमने 8 मर्ज की दवा एक साथ नहीं चला सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो पहले डायग्नोज हो जाए, लगता है कि ये प्रायोरिटी में पहले ये ठीक हो जाए। पहले अगर ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग है तो वो ठीक हो जाए, चेस्ट में इन्फेक्शन है तो वो ठीक हो जाए, फिर बीपी लो ठीक हो जाए। तो सरकार की भी 10-11 साल में प्रायोरिटी है। मैंने कुछ कहा बताया, मेरी माँ का जो मैं इसमें कर रहा हूँ, तो भारत माँ का जो बीमारी है उस बीमारी में भारत के प्रधानमंत्री ने प्रायोरिटी तय की। तो उस प्रायोरिटी में जो चीजें हो चुकी है, जिसमें आपको पता है, उसमें ट्रिपल तलाक है, राम मंदिर है, 270 है, और क्रिमिनल कोड के बदलने का जो रूल है, बहुत सारे काम भारत सरकार देती है जो जानकारी है। अब उसके बाद लगा कि कॉमन सिविल कोड की तरफ या सेकुलर सिविल कोड की तरफ भी जाना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं का स्वप्न था कि आर्टिकल 44 लागू होगा, और जब तक लागू नहीं होगा तो किसी पर लागू नहीं होगा। जवाहरलाल नेहरू ने देश के साथ हिंदुओं के साथ दगा किया, उन्होंने हिंदुओं के लिए सिविल लॉ लागू किया और मुसलमानों के लिए नहीं। अगर सिविल लॉ नहीं लागू करना था तो हमारी हजारों साल पुरानी परंपराओं को क्यों खत्म कर दिया, और जो हमारी खत्म की थी तो मुसलमानों की क्यों जारी रखी? ये भेदभाव जो कॉमन सिविल कोड आर्टिकल 44 है, ये खत्म करने के लिए था, जो बी आर अम्बेडकर ने लगाया था, जो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। लेकिन 44 लाने के बाद धोखा दिया जवाहरलाल नेहरू ने देश के हिंदुओं को, तो उसे ठीक करना होगा। अगर जवाहरलाल ने कोई गलती की है, अगर जवाहरलाल ने 370 बनाया था, अगर जवाहरलाल ने 35A बनाया था, अगर जवाहरलाल ने POK बनाया था, अगर जवाहरलाल ने LAC बनाया था, अगर इंदिरा गांधी ने कच्चा दूध दिया था, अगर ये सारी गलतियां कांग्रेस ने की है पिछले 75 सालों में, अच्छा जो किया बढ़ता नहीं, बुरा उससे ज्यादा किया, तो उसे ठीक करने की, उस बीमारी को ठीक करने की जरूरत नरेंद्र मोदी को है। और ये बता रहे हैं कि 240 होने पर भी हम इलाज वैसे ही करेंगे जो हमारी प्रायोरिटी। बिल्कुल। आलोक जी आपके पास आऊंगा। अजय जी, क्या ये माना जाए आज की स्पीच कि फ्यूचर में सिविल कोड बदले जाने के इसको संकेत के तौर पर देखा जाए? देखिए, कुल मिलाकर के ये सिविल कोड बदलने का ही संकेत है। और आपको बताने पहले जो धर्म ये था क्रिमिनल, वो उसकी वजह थी जब देश आज़ाद हुआ तो अल्पसंख्यक लोग काफ़ी भय के माहौल में थे। तो ये था कि अल्पसंख्यकों में भय ये था कि कहीं ऐसा ना हो देश से बाहर निकाल दे, इसलिए उनके संरक्षण के लिए दिया गया था। तमाम अन्य मुल्कों में भी इस तरह के बिल दिए गए थे। ये काफ़ी दिनों तक चला, ये एक बात अलग है। ये एक्चुअली में समान आचार संहिता ला रहे थे, समान आचार संहिता का विरोध हुआ। अब इनके एजेंडे में है और इनका एक पॉलिटिकल इशू है, इनकी पार्टी की थीम है, इनके संगठनों की थीम है, उसको इन्होंने मॉडिफाई करके ये नया नाम दे दिया धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता बिल। हो सकता है इसमें कुछ चेंजिंग भी के और ये अल्पसंख्यक और जो और भी समुदाय हैं अल्पसंख्यक उनका ध्यान रखें, मगर उस समय की देश की वास्तविक हकीकत ये है कि परिस्थितियाँ थी। उससे बड़ी आपको ताजुब की बात बता दें, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने खुद समर्थन किया था पार्लियामेंट के अंदर। ये भी कटु सच है। हाँ, ये मानते हैं कि लास्ट तक नहीं होना चाहिए, तो अटल बिहारी वाजपेयी इसको चेंज कर सकते थे, मोदी जी के पास जब बहुमत था तो कर सकते थे। कुल मिलाकर के एक राजनीतिक लब्बो लुआब है। मोदी जी इसमें इसको मॉडिफाई करके नया नाम ये दे दिया है, मगर इसके पहले जो था वो बिल्कुल था। अजय जी आपके पास आऊँगा। रजा रिजवी साहब, अभी आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात हम लोग कर रहे थे। वन नेशन वन इलेक्शन पर पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से बोले, हम सबने सुना। क्या ये एजेंडा आगे बढ़ाने की सरकार की प्लानिंग है? क्योंकि लंबे समय से इस पर काम हो रहा है। रजा साहब, आप बोलना चाह रहे थे इस पर। जी, देखिए ऐसा है, ये हल्का से कम्युनल सिविल कोड पर भी हल्का से एक आधे सेकंड में, ये प्रधानमंत्री बहुत बड़ी पोस्ट है, छोटी मोटी पोस्ट नहीं है। लेकिन मैं ये स्वयं नहीं समझ पा रहा हूँ कम्युनल सिविल कोड, क्योंकि सिविल प्रोसीजर कोड जो है
वो एक तरीके से दीवानी मसले के काम होते हैं, तो दीवानी नेचर के मुकदमे होते हैं, जर जमीन के हैं और 125 सीआरपीसी के हैं, ऐसे हैं, तो इस तरीके से तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आ गया 125 सीआरपीसी। तो ये दीवानी के नेचर्स के केसेस होते हैं। अब ये सेकुलर जो इन्होंने कहा है सिविल कोड, ये इनके कहने का आशय, इस पर बहुत दूर पे जाके इसकी स्टडी करनी पड़ेगी कि प्राइम मिनिस्टर के दिमाग में, मस्तिष्क में कौन सी ऐसी बात थी कि इन्होंने सेकुलर सिविल कोड कहा। क्योंकि सिविल कोड जो केसेस होते थे सिविल कोड की, जाहिर सी बात है कि जो लॉ बनता है, जो कानून बनता है, कानून कभी कम्युनल नहीं होता। कानून हर तरीके से लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनता है। सिविल में किसी को नुकसान है तो उसको फायदा पहुंचाने के लिए बनता है, और अगर क्रिमिनल प्रोसीजर बनता है तो देश के अंदर और समाज में जो आपराधिक प्रवृत्ति है उसको रोकने के लिए बनता है। तो इस तरीके से इसमें इसको समझने की जरूरत है, क्या आशय था जो आज उन्होंने सेकुलर सिविल कोड कहा है। इस पर जरा से मंथन करने की जरूरत है, और जरा से हम लोगों को इस पर ज्यादा समझने की भी जरूरत है। लेकिन आपने देश में जो अब एक राष्ट्र एक चुनाव की जरूरत, ये प्रधानमंत्री जब 2014 में आए थे तभी से इनको एक मंत्रणा थी कि साहब इससे देश के अंदर जो है बार बार चुनाव होने से सालों साल आचार संहिता लगी रहती है, देश का पैसा ज्यादा खर्च होता है चुनाव के अंदर, अलग अलग चुनाव कराने में, और जो डेवलपमेंट के काम हैं वो देश में रुके रहते हैं, नहीं हो पाते हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में चुनाव होता है तो वहाँ जो विकास के काम है रुक जाते हैं। अब आप देखिए कि जो लोकसभा का चुनाव हो तो 3 महीना बिल्कुल, मैं तो उत्तर प्रदेश को, मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, 3 महीना बिल्कुल सरकारी काम रुका रहा, और आज अगस्त हो रहा है, अगस्त में भी सरकारी काम उस तेजी से नहीं शुरू हो पा रहा है जिस तेजी से 2023 में शुरू हुआ। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन इसको किया कैसे जाएगा ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अब कमेटी की रिपोर्ट आई, तैयार की गई है कमेटी की रिपोर्ट, तो कमेटी की रिपोर्ट किन बिंदुओं को, अब जैसे मान लीजिए अभी 4 राज्यों का चुनाव होना है, चलिए अभी 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर का चुनाव हो जाएगा क्योंकि हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर इशारा किया, तो वो हो जाएगा। लेकिन ये जो 3 और चुनाव होने हैं, तो क्या अब एक नेशन और एक जो है इलेक्शन की बात है, क्या ये चुनाव हरियाणा का, महाराष्ट्र का, ये चुनाव क्या अगर रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट आने के बाद रुकेंगे, अगर कहीं रोका जाता है तो ये माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र कमजोर हो रही है, ऐसा सोचा जा रहा है कि इसके चुनाव को आगे बढ़ाया जाए, या हरियाणा में। जी बिल्कुल बिल्कुल। रजत साहब आपके पास आऊंगा, आलोक पांडे जी, रजत साहब आपके पास आऊंगा। आलोक पांडे जी, क्या, चूंकि आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि चूंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, आपको नॉलेज है उसकी, क्या वाकई देश को 1 नेशन 1 इलेक्शन की जरूरत है? देखिए, अगर देश को इकोनॉमिक गति देनी तो हमें कुछ, जैसे ऐसा तो है नहीं कि भारत में 1 नेशन 1 इलेक्शन पहले नहीं, जब स्वतंत्रता प्राप्ति उसका जब इलेक्शन हुआ तो 1967 तक एक साथ ही चुनाव होते थे, तो ऐसा नहीं कि भारत में कभी एक साथ चुनाव हुए नहीं। लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए केंद्र का चुनाव पहले कराया और राज्यों का बाद में कराया। ये इंदिरा गांधी की गड़बड़ी है। अब सारी गड़बड़ी मोदी जी की किस्मत में आके ठीक करने की बात है तो भाई अब वो करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन जरूरी है, लेकिन लोकल बॉडीज का चुनाव अलग होना चाहिए, और राज्यों का चुनाव और केंद्र का चुनाव एक साथ होना चाहिए, 2 बार चुनाव होने चाहिए, जिससे कि लोकल बॉडीज के मुद्दे बिल्कुल अलग है। लेकिन राज्य और केंद्र के मुद्दों में थोड़े बहुत अंतर आते हैं, लेकिन विशेष अंतर नहीं देखता। तो कम से कम भारत में जो हर 15 दिन में, हर 2 महीने में चुनाव लगातार बने रहते हैं, इससे हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है, उसकी जो गति है, जो डेवलपमेंटल कार्य है, वो प्रभावित होते हैं। अब रह कैसे हो, उसमें मेरे पास सुझाव ये है कि अगर 1 साल बाद होना है तो किसी का कार्यकाल 5 साल का 6 साल कर सकते हैं, और किसी राज्य के चुनाव में 5 साल का 4 साल कर सकते हैं। तो लगभग धीरे धीरे बढ़ा करके 2029 में तय कर लीजिए कि 1 साल पहले या 1 साल बाद जम्मू कश्मीर में 6-7 साल में भी चुनाव हुए, तो इससे संविधान में कोई विशेष प्रावधान नहीं होता।
तो इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन से, लेकिन मैंने क्या सकती है, जैसे मैं जम्मू कश्मीर में कहा कि चुनाव की परिस्थितियां नहीं है तो मैं साल देता हूँ, नहीं कर दिया। तो इस तरह से हम एक साल कम और एक साल ज्यादा करके 2029 में लगभग वन नेशन वन इलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। और जिन राज्यों में बच्चे उनको अगले 34-35 में एडजस्ट कर लें तो धीरे धीरे करना चाहिए। लगातार बंदूक के नोक पर आज से अगर लागू करेंगे तो फिर इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी आती है। जी बिल्कुल। अजय जी, इस आज जो प्रधानमंत्री बोले वन नेशन वन इलेक्शन पर, हालांकि इस पर बहुत दिनों से चर्चा हो रही है, आपसे सीधा सवाल ये है कि इसमें राष्ट्र हित को लेकर ये बात बोली गई है या इसमें कोई सियासी फायदा छिपा हुआ है बीजेपी का? देखिए, कटु सच ये है कि इस पे सियासी फायदा है। दूसरी बात, अभी भाई साहब बोल रहे थे कि ये इंदिरा जी ने शुरू किया था। मैं आपको फॉर काइंड और इन्फॉर्मेशन बतला दें, सबसे पहले इसका विरोध और इस चीज़ को वन नेशन और वन इलेक्शन को 1977 में तोड़ा गया। जिस समय जनता पार्टी जीत के आई तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था मुझे कुर्ता पहना दिया है, पैजामा भी पहनाइए, राज्यों में चुनाव हुए थे। ये कटु सच है। जब देश आज़ाद हुआ है, ये कटु सच है, जब देश आज़ाद हुआ तो वन नेशन और वन इलेक्शन ही चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि पॉलिटिकल रूप से कुछ लोगों ने क्या किया, जब नेशनल उस पर जीत के आ जाते थे तो स्टेट पे उनका था कि हम चेंज कर दें कि अभी स्टेट में दूसरी। ये 77 में बड़े पैमाने पे हुआ। जनता पार्टी सभी राज्यों में, यूपी बिहार सब जगह, और सब जगह जनता पार्टी जीत करके आई। उड़ीसा, कर्नाटक, सभी जगह ये हुआ, हरियाणा में भी, पंजाब में भी। अब आपको बता रहे, दूसरा है कि वन नेशन वन इलेक्शन यदि हुआ तो देश की आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। ये कटु सच है कि उससे, मगर वन नेशन में वन इलेक्शन में मस्ट भी ये भी होना चाहिए कि एक साल नेशनल, एक साल स्टेट और एक साल लोकल, तीनों इलेक्शन एक साथ हो। मगर आपको बता रहे, इसके भारत जैसे देश में बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा। उसकी मैं वजह बता दे रहा हूँ। आप अमेरिका में देखिए, रशिया में देखिए। अमेरिका का नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, रशिया का नाम पहले यूएसएसआर था, बहुत बड़ा था। भारत भी वास्तव में राज्यों का एक संघ है, यहाँ राज्य सब मिल करके, ये भी कटु सच है। होगा क्या, वन नेशन वन स्टेट अगर चला तो आपको हम बतला रहे हैं ये स्थिति होगी, जिसके पास साधन होगा, जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास तंत्र होगा, जिसका सिस्टम मजबूत होगा वो आ जाएंगे, और जिसके पास कम साधन होगा वो नहीं आ पाएंगे। आज भी देश में कई ऐसे राजनीतिक लोग हैं जो वहीं तक सीमित हैं, उनके पास संसाधन नहीं, मगर वो जीत के आते हैं। आपको बताएं, वन नेशन वन इलेक्शन जब चल रहा था तो केरल में ज़बरदस्त विरोध हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट में। केरल में सरकार पलट गई थी और दूसरी आ गई थी, सबसे पहला सरकार वहाँ बनी। तमिलनाडु में इंदिरा जी की नहीं चली, इंदिरा जी ने समझौता किया, इंदिरा जी झुकी, वहाँ पे नहीं चली। कश्मीर में 75 में जब इंदिरा जी ने 25 जून 1975 में जब प्रतिबंध लगाया तो शेख अब्दुल्ला ने 3 बार कहा ये कड़वी दवा जो आपने इमरजेंसी की दी है ये कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए। ये उनकी हिम्मत थी शेख अब्दुल्ला की। तो आपको बता रहे हैं वन नेशन ये चलेगा, अच्छा होगा इस समय देश के हित में। मगर मोदी जी का यहाँ सिर्फ सियासी फ़ायदा है। उसकी वजह मैं बता रहा हूँ, इंदिरा जी भी चाहती थी वन नेशन वन इलेक्शन। यदि ऐसा हो जाता तो उनको वोट ज़्यादा मिल जाता। कई राज्यों में उनकी सरकार नहीं थी। जब भी वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो आदमी जब ऊपर वोट देगा तो नीचे देगा। बहुत सी बिरादरी ऐसी जो नेशनल पार्टी को ही वोट देती, बहुत से राज्य ऐसे जो नेशनल पार्टी को ही वोट देना पसंद करते हैं। और आपको बता रहे कुछ ऐसे हैं कि स्टेट को इससे एक खराबी भी आएगी आगे चल के, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है ये कमज़ोर होगा। दूसरी आपको बता रहे राष्ट्रीय भावना बढ़ेगी। ये कट सच है कि अगर नेशनल वो हुआ वन इलेक्शन और राष्ट्रीय भावना बनेगी, देश के अंदर एक भावना एक वो, मगर स्टेट की उपेक्षा को कौन करेगा, उसके बाद क्षेत्रीयता फिर वो उठाएगी। यही वजह है तेलुगु देशम जैसी पार्टी और तेलंगाना की पार्टी। कांग्रेस आंध्र में बहुत मजबूत थी, 77 में एक भी सीट किसी पार्टी को नहीं मिली थी। जब पूरे उस पर हार गई थी कांग्रेस, पूरे नॉर्थ में यूपी वगैरह एक भी सीट कहीं का, मगर उसको आंध्रा में पूरी मिली थी करना। वही आंध्रा उनसे छिन गया जब उन्होंने तेलंगाना दे दिया। सोनिया जी ने तेलंगाना में देने में सबसे बड़ा योगदान सोनिया जी का, मगर सोनिया जी का। अजय जी आपके पास आऊंगा, शैलेंद्र जी से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। शैलेंद्र जी, अगर इतनी अच्छी प्लानिंग है, देश का
बहुत बड़ा बजट इसमें एक तरीके से बचने की गुंजाइश है। विपक्ष को क्यों नहीं इसमें एक तरीके से केंद्र सरकार पहल करके विपक्ष को क्यों नहीं आम सहमति से इस मुद्दे पर जोड़ पा रही है? हमारे देश में एक तो माहौल ऐसा बना हुआ है कि सत्ता पक्ष का काम ये है कि अपने मन की करो, और विपक्ष का काम ये है कि कोई भी चीज आ जाए सत्ता पक्ष के द्वारा तो उसका विरोध करो। अगर अच्छा है और विरोध नहीं किया तो हमारी पोजीशन और खराब हो जाएगी। और सत्ता पक्ष का ये है कि अगर विपक्ष को मुंह लगा लिया तो ये कल को हमारे ऊपर चढ़ करके और ये खुद सत्ता में आ जाएगा, इसके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ जाएगा। चुनाव के ठीक पहले समिति ने ये रिपोर्ट दे दी थी राम कोविंद साहब के नेतृत्व में, और उसमें बहुत ही विस्तार से जाकर के इन्होंने इसका पूरा विश्लेषण किया हुआ है और एक एक पॉइंट पर चर्चा की है। और मैंने उसको देखा भी था पूरे रिपोर्ट को, और उससे तो लगता है कि एक बहुत ही अच्छा ये कॉन्सेप्ट है और इससे सरकार का पैसा भी बचेगा और ज्यादा समय मिलेगा हमें अपने विकास कार्यों को करने के लिए। और जो असमंजस की स्थिति रहती है हमेशा कि चुनाव आ जाए तो या चुनाव बीत जाए तो ये काम करेंगे, उससे मुक्ति मिलेगी। ये सब तो फायदे हैं। और जैसा भी आपने कहा कि इससे पहले हमारे साथी ने कहा कि राष्ट्रीय भावना बढ़ेगी, ये भी सही है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी आएंगी। भारत इतना बड़ा विशाल देश है, एक साथ हर जगह चुनाव कराना तो वो एक तकनीकी पक्ष होगा उसके लिए, लेकिन समिति ने कहा कि कई चरणों में करके हम करेंगे तो उससे हम अपना फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट अलग अलग समय पर अलग जगह कर ले जाएंगे। तो एक अच्छा विचार है, लेकिन इसके साथ में एक राजनीतिक संदेश भी छिपा हुआ है जो हम सभी लोगों को डिकोड करना चाहिए। ये मान के चाहिए वर्तमान राजनीतिक विरोध और उथल पुथल की स्थिति में आंतरिक और बाहर दबाव को देखते हुए अब ये कंफर्म हो गया कि अगला लोकसभा का चुनाव 2029 में नहीं बल्कि 2027 में ही होगा। 200 जी बिल्कुल शैलेंद्र जी, बिल्कुल शैलेंद्र जी आपके पास आऊँगा। रजा साहब से एक सवाल ले लेता हूँ। रजा साहब, पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से आज विपक्ष पर भी हमलावर दिखे और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त एक्शन की बात कही। भ्रष्टाचारियों के मन में डर पैदा हो, इसके लिए उन्होंने कहा कि इसके लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी। देखिए, ऐसा है कि भ्रष्टाचारियों के मन में डर की बात ही आज कर रहे हैं, उस दिन से कह रहे हैं जिस दिन से वो प्रधानमंत्री बने। और के बाद अभी इस इलेक्शन में उन्होंने बहुत खुले तौर से कहा चुनाव प्रचार में, अब हम भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, उनके खिलाफ एक्शन करेंगे, उनको हम जेल भेजेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और वो उनका जो पहले दिन से कहना है वो आज भी कहना है, क्योंकि अगर वो चीज बदल गई तो फिर आदमी सोचेगा कि जो कह रहे हैं वो ये चीजें बदल क्यों रही हैं। तो वो भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए आज से नहीं शुरू से कह रहे हैं। और उनका एक ये समझ में ये भी कितनी भाई बड़े राजनीतिक है, उनके समझ में ये आता है इससे पहले जो सरकारें रही हैं उन सरकारों ने भ्रष्टाचार किया है। ये उनका हमें लगता है उनकी सोच है कि भ्रष्टाचार किया है, तो इसलिए उनकी नजर हर उस पर रहती है कि कैसे जो है उस देश के भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले जाहिर सी बात कि अलग लोगों की सरकारें रही हैं, तो उन सरकारों में प्रकरण मामला जो हुआ और जो निर्णय हुआ वो एक अलग मुद्दा हुआ। लेकिन यही सब भ्रष्टाचार मामला कांग्रेस का उठा करके और पूरे देश के सामने रखने से, अब आप देखिए बोफोर्स कांड वाला जो मसला हुआ कैसे खत्म हुआ छोड़ दीजिए, लेकिन अगर बीपी सिंह बोफोर्स वाला मामला लेकर के ना उठाते तो हो सकता है कि बीपी सिंह की जो है वो बीपी सिंह प्रधानमंत्री न बनते। तो आम जनता ये चाहती है कि साहब जो भ्रष्टाचार हो रहा है भ्रष्टाचार उजागर हो और भ्रष्टाचार पर चले और आम जनता का इंटरेस्ट रहता है, उस इंटरेस्ट पर सरकारें बदल जाएंगी। तो जो राजनीतिक लोग हैं ये बड़े सूझबूझ हैं, ये बड़े समझदार हैं, ये जानते हैं कि आम जनता किस तरफ किस करवट चलना चाहती है। तो जाहिर सी बात है वो सूझबूझ वो सूंघते हैं, सूंघने के बाद करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए राम मंदिर आंदोलन कितने अच्छे तरीके से पूरे देश में चला और उसके बाद उसका निर्णय हुआ। निर्णय होने के बाद प्राण प्रतिष्ठा उसकी हुई, वहां आराम से आप जनवरी देखिए, और उसके बाद पूरे देश में जो है एक सुखमय वातावरण हुआ।
मुसलमानों ने कोई दंगा नहीं किया, कोई फसाद नहीं किया। वो कह के आए थे कि साहब ये राम मंदिर का मामला अगर कोर्ट से जजमेंट होगा तो हम इसका स्वागत करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के टाइम हुआ और कोई दंगा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ी बात हुई। क्योंकि उससे पहले 500 साल पहले कितने कत्लेआम हुए सब आपको पता है आलोक जी, कितने लोगों का नुकसान हुआ, जान का, माल का। लेकिन उसके बाद इस निर्णय होने के बाद आम जनता ने एक राहत महसूस की कि भाई जो इतने सालों से चल रहा था उसका पटापेक्ष हो गया और वो मामला हल हो गया। तो कहीं कहीं ये राजनीतिक व्यक्ति बहुत समझदार हैं और ये समझते हैं कि हमें क्या, किस समय क्या बात कहना है। अब आप देखिए, संविधान का मसला उठ करके विपक्षियों ने अपनी सीट को बढ़ा लिया, जबकि कोई ऐसी संविधान की मसला नहीं था। लेकिन आम जनता के बीच में संविधान की किताब लहरा करके क्या उसका मैनिफेस्टो था कि वो इसकी मतलब समझिए नकल थी, छोटी सी किताब जो पूरा संविधान लेके चलता, वो लहरा के बता के लोगों को महसूस करा दिया कि अब संविधान चेंज हो जाएगा। लेकिन कहीं कोई ऐसी बात नहीं थी। विपक्ष, सत्ता पक्ष कह रहा था बार बार कि साहब संविधान बदलने की बात नहीं है, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो दिया हुआ संविधान वही रहेगा। लेकिन इस तरीके से विपक्ष ने उसको रखा कि विपक्ष ने यहां तक कि जो पत्री कह रहे थे अब की बात 400 पार और हमारा 370 सीट आएगा, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने आंकलन किया होगा, प्रधानमंत्री के लोगों ने बताया होगा कि देश के अंदर अब जो चुनाव मौजूदा हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी 370 के पार आएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास एजेंसियां हैं जी, आम जनता है, नेता है, उनको पता चल जाता है कि हम कहां जाएंगे। लेकिन आप देखिए कि वो 200 रुक गए। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो अपना मोड है उस मोड को बरकरार रखते हुए ही बात को करेंगे, क्योंकि जो राजनीतिक व्यक्ति है, जो जिससे पहचाना जाता है, अगर उसने अपनी वो पहचान बदल दी तो आप समझिए कि फिर वो लॉन्ग टर्म तक सर्व नहीं कर सकता। इसलिए योगी आदित्यनाथ का जो अपना हिंदुत्व का एजेंडा है वो योगी आदित्यनाथ जी यहाँ लेकर के इस प्रदेश में चल रहे हैं, क्योंकि उनकी रणनीति शुरुआत से उस पर रही है। लेकिन हिंदुत्व का मतलब ये नहीं है कि वो मुसलमानों को वो दुश्मन समझते हैं, ऐसा कतई नहीं है कि मुसलमान उनके लिए दुश्मन। बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। आपके पास आऊंगा रजा साहब। आलोक जी, आलोक जी मेरी आवाज आ रही है आपको? अजय जी के पास चलता हूं। अजय जी, क्या ये माना जाए आज की स्पीच का तो लबोलुबाब यही हुआ कि जो केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्यवाही है विपक्ष के नेताओं पर वो अभी थमने वाली नहीं है? देखिए, आपको बताते हैं कि आज जैसे उन्होंने कहा भ्रष्टाचार वगैरह बलात्कार का ही बोले, तो ज़्यादातर इनका सियासी लगा और जांच में एक संदेह और आया कि हकीकत यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि इनके शासन में भ्रष्टाचार व्यक्तिगत कम हुआ, परंतु बहुत से लोग इनके यहाँ भ्रष्टाचारी नए आयात होकर के आए और इनके यहाँ जो भी आया तो ऐसा लगा जैसे वॉशिंग मशीन में धुल के आ गया हो। काफ़ी इनके ऊपर भी एक संदेह किया जा रहा है, जैसे हिडनबर्ग का मामला आ रहा, तो उस पर तमाम ऐसे मामले हैं इनके, कई ऐसे लोग जिनके ऊपर जांच ही नहीं बैठी और उनके ऊपर कभी कोई बात नहीं आती। तो जांच के दायरे पे भी कुछ कॉन्स्पिरेसी बढ़ती जा रही, इसमें कोई शक नहीं है। और लोगों को भी इस पे कई कोर्ट ने भी इशारा दिया है, जो इनके साथ आ जाएगा वो दूध का धुला हुआ है और जो बाहर है। तो आप जितने भी राजनीतिक दल हैं उसमें अच्छे भी लोग रहें, कुछ भी हो, नरसिंहा राव, मनमोहन सिंह पे कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता है और उनके मंत्रिमंडल में हो सकते हैं कुछ मंत्री। तो वो पोजीशन है कि कुल मिला के इनका सियासती लगा। आज एक बात जो सबसे मेन लगी कि नेहरू जी ने जब सबसे पहला भाषण दिया था उसमें उन्होंने कहा था बहुत सालों पहले हमने नियत से एक वादा किया था, इसके बाद उन्होंने कहा अब वो समय आ गया है कि हम उस वादे को निभाएं। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब कहा था तो उन्होंने भी पहले भाषण में यही बात कही थी कि मैं आज उस जगह भाषण दे रहा हूँ जहाँ अटल, उन्हीं के भाषणों की, इन तीनों भाषणों का अगर समावेश दिखा है और थोड़ा स्वामी विवेकानंद का जो स्पीच थी न्यूयॉर्क में वो आज मोदी जी में संयुक्त रूप से दिखी। वो रूप अलग अलग है मगर आप समझ लें उनकी भी अच्छाइयाँ नेहरू जी की। तो कुल मिलाकर के एक देश में आगे समय राज्य करने का आज इनका भाषण सियासी रहा
और ख़ास तौर से अपनी जो बीच में जो लॉस हुआ है इनका, इसको कवर करने की कोशिश की है। जिस तरह से बलात्कार वाला बोला, बलात्कार में सज़ा बढ़ाएंगे, वो सीधा सीधा बिल्कुल उस पर आऊँगा। शैलेंद्र जी से इस पर रिएक्शन ले लेता हूँ। शैलेंद्र जी, बार बार हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में विपक्ष के नेताओं की यही कहा जाता था कि मोदी जी डर पैदा कर रहे हैं, मोदी जी डर पैदा कर रहे हैं, कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के माध्यम से लोगों में डर पैदा कर रहे हैं, विपक्ष के नेताओं में डर पैदा कर रहे हैं। आज के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि वो भ्रष्टाचारियों के मन में डर पैदा हो, इसके लिए उनकी ये लड़ाई जारी रहेगी। इससे भी संकेत मिलता है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापे बढ़ेंगे। जो इतने दोनों में हुए हैं उनमें अभी जो थोड़ी बहुत मुलाजिमत रखी गई थी, थोड़ी जो स्पीड धीमी थी, वो सब बढ़ेगी। और ये चुनाव के उत्तरार्ध में इन्होंने बात कह दी थी, जब माहौल देख लिया। और इसको इस रूप में भी हम लोग ले सकते हैं कि देश को विकसित बनाना है तो तंत्र को विश्वसनीय बनाना होगा, और विश्वसनीयता तभी आएगी जब भ्रष्टाचार में कमी होगी। वरना जिसको आपने जिम्मेदारी सौंपी भ्रष्टाचार है, तो वो कितनी जिम्मेदारी पूरा कर रहा है इसका कैसे आकलन करेंगे, कैसे हम आश्वस्त होंगे। तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, यदि करप्शन पर ईमानदारी से प्रयास हो। ये अलग बात है कि बहुत ही बृहद विषय है, बहुत ही विवाद का विषय होगा, इस पर बहुत ही डिबेट होंगी कि भ्रष्टाचार किसे कहेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार के जब रूप देखेंगे तो हमारे हर कार्य में आपको बहुत से ऐसे कार्य मिलेंगे जो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आएंगे। भगवान पास करा दो, भगवान ये काम करा दो, नहीं काम अगला करता। तो ये सब बहुत सी जगह पर एक लक्ष्मण रेखा भी खींचनी पड़ेगी कि भाई यहाँ तक को तो हम भ्रष्टाचार कहेंगे और इसको नहीं कहेंगे। जो खुलेआम राजनीतिक दलों के द्वारा जाति के आधार पर हमने देखा है, जाति के आधार पर तुम फला जाति के हो तो आओ तुमको हम इस पार्टी, तुम्हारा पत्र लिख देते हैं, तुमको जल्दी नौकरी मिल जाए, तुम्हारा ट्रांसफर हो जाए, तुमको ये सामान मिल जाए या लाभार्थी बना लिया जाए। इस प्रवृत्ति पर रोक लगानी पड़ेगी। और अगर इस प्रवृत्ति पर रोक नहीं लगाते तो कुछ नहीं कर सकते। और कौन नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो अधिकतर ऐसा कहा जाता है कि यादव वर्ग के लोग ही सबसे ज्यादा मजबूत माने जाते थे। हर जगह हम लोग भी देखते थे, विभागों के बाहर नेम प्लेट में वही यादव जी का नाम लिख करके अधिकतर दिखता था, थानों पर यादव सब निकल आए थे। मायावती जी थी, जाटव वर्ग के लोग, उनको बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया। वर्तमान सरकार है, इनके ऊपर भी आरोप है। तो ये इस पर भी रोक लगानी पड़ेगी। और इसके लिए फिर वही करना पड़ेगा कि अपने ऊपर नियंत्रण करते हुए दूसरों पर नियंत्रण करेंगे। मुखिया अगर कोई बात कहता है तो उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जितने विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, नीतियां, सब पर उसका प्रभाव पड़ता है। ये कहने से भी बहुत काम हो जाता है कि देखिए भ्रष्टाचार हम रोकेंगे, तो वरना निर्लज्जता तो इस हद तक की दिखाई दे रही है। आप किसी जिलाधिकारी का मीटिंग अटेंड कर लीजिए, तानाशाह की तरह बात करता है, वो गाली देके बात करता है। 58 साल 59 साल के जिला स्तर के अधिकारियों को, सीएमओ को मैंने देखा, मेरे सामने इस तरह से जलील कर रहे थे, और सीएमओ रिटायर होने वाले थे हरदोई में। तो कोई रोक नहीं, ये भ्रष्टाचार ही तो है। आप काम करा रहे कि गाली देने के लिए मीटिंग की, आप इन लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग कराए, ये भ्रष्टाचार का पार्ट है। वो राजा अपने को समझता है, उसको कह दिया आप तो वेतन प्राप्त करते हैं। तो आप देखिए, अभी एक लेडी का आया था, IAS लेडी का, जो जिलाधिकारी कहीं है, इंदुमती, तो उसके पीछे से एक आदमी गुजर गया, ऐसा डांट रही है उसको, जिसे लग रहा है कोई दूसरी दुनिया से आदमी है, जानवर आ गया। तो ये भ्रष्टाचार का ये जो रूप है, ये केवल रुपए पैसे तक ही सीमित नहीं, ये बहुत बिल्कुल शैलेंद्र जी आपके पास आऊंगा। रजा साहब, PM नरेंद्र मोदी ने आज परिवार शब्द से अपने संबोधन की शुरुआत की, और आपने सुना ही होगा कि परिवारवादियों को उन्होंने जमकर लपेटा। और आज भी जैसे लोकसभा चुनाव में वो बिल्कुल खुलकर बोलते थे परिवारवाद पर, भ्रष्टाचार पर और तुष्टीकरण पर, आज भी उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन उस पर आज उन्होंने जमकर अटैक किया। देखिए, ये सही है कि पर वो अटैक करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी पहले से इस पर अटैक करती रही है। ये भी अगर अटैक कर रहे हैं, और अटैक करने के बाद आपकी बात आम जन,
और आम जनता आपकी बात समझ के आपके उसी एंगल रही है, तब तो आप उसको बार बार उठाइए। आप परिवार देख लीजिए, समाजवादी के जो है 5 मेंबर आप पार्लियामेंट उन्हीं के घर के हैं, तो आम जनता ने वोट दिया ना। तो इसके मतलब आम परिवारवाद के लफ्ज को ले रही है कि नहीं रही, ये भी देखना है नेताओं को। परिवारवाद परिवारवाद, अब प्रियंका गांधी वहां से लड़ने वाली है, लड़ने वाली है। अब अगर केरल से लड़के जीत के आ गई और पढ़ा जा रहा है, तो आम जनता परिवारवाद को एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, चेंज करना पड़ेगा। इसको आपको देखना पड़ेगा कि हम अगर जनता के बीच में मैसेज दे रहे हैं, जनता उस मैसेज को ले करके परिवारवाद को हरा रही है, किनारे कर रही है। ये सही है कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए। 5 एमपी हो जाएंगे, एक एमपी जो बनता है वो चाहता है हमारी बीवी भी एमपी हो जाए, उनकी बीवी भी एमपी हो जाए, उनके रिश्तेदार भी एमपी हो जाए, बेटा भी एमएलए हो जाए, मुख्तार अंसारी भी एमएलए हो जाए, अब्बास अंसारी भी एमएलए हो जाए। तो वो तो हर आदमी चाहता है। सिंह अपना है, चाहते हमारा लड़का भी एमएलए हो जाए, लड़का हो गया एमएलए, तो चलेगा। अगर हम बहुत बड़े डॉक्टर हैं तो हम चाहेंगे मेरा बीबीएस डॉक्टर हो, मेरे मरने के बाद उस क्लिनिक को वो चलाए। अच्छा कोई वकील है तो वो चाहता है कि मेरे मरने के बाद मेरा लड़का चलाए। अच्छा कोई एक्टर है वो चाहता है मेरे मरने में अपने लड़के को जो है सनी देओल को तैयार कर दूं, धर्मेंद्र मैं कर दूं कि वो फिल्म में क्यों नहीं आएगा। भाई परिवारवाद क्यों नहीं है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, लड़के ने देखा कि हमारे पिताजी पहले शासन की बात है, हर बात का है। मुलायम सिंह यादव दुनिया से चले गए, लेकिन समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बना के शिवपाल चाहते हो जाए, लेकिन नहीं हो पाए। तो ये दर्द है का, इसको समझना चाहिए। जी बिल्कुल। रजा साहब आपके पास आऊँगा। अजय जी से भी इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ले लेता हूँ। रजा साहब ने बहुत बड़ी बात कही है कि अगर जनता एक्सेप्ट कर रही परिवारवाद को, अगर एक ही पार्टी के 5 मेंबर लोकसभा में पहुंचते हैं और जनता उसको एक्सेप्ट कर रही है, तो ये कैसे थमेगी परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई। आज भी पीएम परिवारवाद पर बोले हैं और बार बार पूरे लोकसभा चुनाव में भी वो परिवारवाद पर ही अटैक करते रहे हैं। देखिए, ताज्जुब की बात यह है कि ये सब हैं, जैसे आप बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इंदिरा जी की हत्या में बेत सिंह थे और बेत सिंह का लड़का उनके सांसद आया, तो एक परिवार का जीत आया जिसका सबसे ज़्यादा विरोध हुआ है। देश में इतने दंगे हुए और इतना वो रहा। इंदिरा गांधी उसके बाद जीत के आई और उसके बाद वो पंजाब से जीत के आ गया। अभी पार्लियामेंट की बता रहे हैं, पार्लियामेंट में जब बेत सिंह का लड़का जा रहा था तो पीछे से राहुल जी जा रहे थे, तो राहुल जी ने उनसे कहा सत श्री अकाल, 3 बार कहा, उसने नमस्ते भी नहीं किया। तो देश का ये भी अच्छा एक माहौल है कि आप देखिए राहुल जैसे व्यक्ति ने उससे 3 बार सत श्री अकाल का मतलब कोई वो बात नहीं। अब परिवारवाद वाली बात है, ये एक देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि दूसरा हम लोगों की एक भावनाएं भी रहें, जैसे राजा रहा, राजा के लड़के को बनाने के प्रति जितने भी राजा हैं उनकी आप समझिए हर स्टेट में या उनके लड़के के प्रति फीलिंग्स है। जैसे आप ग्वालियर में जाइए तो माधवराव के प्रति और ख़ास तौर से ज्योतिरादित्य के प्रति लोगों का एक है 30% पब्लिक का। ये हमारे यहाँ की भावनाएं रहीं शुरू से और ये विदेशों में भी रही हैं, यही नहीं विदेशों में भी हर जगह रही है। तो राजा का लड़का राजा बनता। अब समस्या ये है कि माफियाओं में भी आ जाते हैं, कई माफिया लोग जीत के आ जाते हैं, जैसे मुख्तार अंसारी का भाई, उसका लड़का। तो ये हमारे यहाँ के लोकतंत्र की एक सिस्टम है। तीसरा, माफिया इतने सक्षम भी होते हैं कि वो जिता लेते हैं, या जो नेता होते हैं वो अपने लड़के को जिता लेते हैं, सारा सिस्टम वहीं लगा देते हैं। अब आपको हम बहुत छोटे से एग्जाम्पल बता दें, यूपी में अधिकतर बड़े नेताओं के लड़के बहुत अधिक बहुमत से जीते। क्या वजह क्या रही? वजह रही कि उनके बाप ने पूरा सपोर्ट करके उनको जिताया, अपनी ताकत लगा दी, लड़के ने लगा दी। ये है स्थिति। तो परिवारवाद का विरोध। अब आइए बीजेपी में भी परिवारवाद है, आप समझ लीजिए
बीजेपी में भी परिवारवाद हकीकत में ये है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को इसलिए भी दिया गया चूँकि माधवराव जी के बेटे थे। अजय जी वक्त कम है, चर्चा को हमें यहीं विराम देना पड़ेगा। अजय जी आपका, आलोक पांडे जी का, शैलेंद्र श्रीवास्तव जी का और रजा रिजवी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। पीएम मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में लाल किले से अपने पहले भाषण में अपनी 5 साल की योजनाओं और कार्यक्रमों की एक तस्वीर पेश की। इस भाषण में पीएम मोदी ने अपने 10 साल के कामकाज की निरंतरता बनाए रखने का इशारा किया और अपने सियासी विरोधियों को यह संकेत भी दे दिया है कि अगर उन्हें लगता है कि चुनाव में 240 सीटें मिलने के बाद पीएम के तेवर बदल जाएंगे तो उनका यह मंसूबा पूरा होने वाला नहीं है। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV 27 न्यूज। नमस्कार।